चालू करते हैं थर्मल एक्सपेंशन का वन शॉट एक ही बार में रिवाइज करना, ठीक है। तो एक बार समझो कि मैं चाहे ऐसा एक बॉक्स ले लूँ या ऐसा कोई एक क्यूब ले लूँ, हाँ कि ना, ये सर, या एक लंबी सी लॉड ले लूँ। ये सब एक जगह क्यों टिके हुए हैं? क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। पर एकदम ऐसे नहीं है कि एकदम ही सटे सटे हैं। इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है इन मॉलिक्यूल्स के पास। तो ये वाइब्रेट भी कर रहे हैं, ये अपने एक्सेस के अलावा वाइब्रेट भी कर रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, हाँ कि ना, यस सर। और साथ ही साथ इनके बीच में डिस्टेंस भी है थोड़ी बहुत, हाँ कि ना। एकदम कांटेक्ट में तो हो नहीं सकते, एकदम कांटेक्ट में हो जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। एकदम कांटेक्ट में होंगे नहीं, ठीक है। तो इनके बीच में थोड़ी बहुत डिस्टेंस भी होगी, हाँ कि ना। तो अब अगर मैं बोलूँ कि इस डिस्टेंस को मैं इतना बढ़ा देता हूँ कि बस इसका जो वो है डायमेंशंस वो चेंज हो, या इसकी जो लेंथ है, इसका जो एरिया है, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो, तो उसे बोला जाता है एक्सपेंशन। अब कई बार आता है कि सर आइस में बढ़ाएंगे तो वो तो पानी बन जाता है। तो मैंने बोला इतना बढ़ाना कि वो एक्सपेंड कर ले, ना कि उसे पूरा ही पिघला देना। उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, उसे इतना चेंज करना कि स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहे। जैसे अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड रहे, लिक्विड है तो लिक्विड रहे, गैस है तो गैस रहे। पर क्या देते हैं, इस तरीके से चेंज करना कि उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दिखे, उसके साइज में बढ़त और उसके साइज में कमी दिखे, जो कमी आ रही है वो दिखे, हाँ कि ना। उसे बोलते हैं एक्सपेंशन, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्यों हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में गैप है और इस गैप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आंसर है काइनेटिक एनर्जी या थर्मल काइनेटिक एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी, जिसके कारण ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर वो हम लोग इन्हें दे देंगे तो ये बता देते हैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ते जाएगी। तो ये जो है, ये इसे आप क्या बोल सकते हो, इस थर्मल एनर्जी को आप बोल सकते हो इनकी पोटेंशियल एनर्जी। इनकी क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि ना। यस सर। इनके बीच में आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये देखो, ये है पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि ना। अब मैं कब बोलूंगा, देखो, कोई भी सिस्टम, जैसे मैं एक लॉ लगा हुआ हूँ तो वो क्या चाहेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम हो, उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो या उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम हो, हाँ कि ना। यस सर। तो एक यू मिनिमम की स्टेज मुझे मिलेगी। अब इस यू मिनिमम की स्टेज मुझे जनरली मिलेगी जब एक पार्टिकल ऐसी या एक तादाद सब्सटेंस रखा होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, हाँ कि ना। यस सर। अब इसका जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसा बनता है, देखो, इसका जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसा बनता है। इससे होता क्या है, इससे क्या पता चलता है कि ये जो तादाद हम लोग जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में जो तादाद है, जो चीज़ें एक्वायर करते, जैसे मैं बोल दिया थी मेरे बगल में एक हाइलाइटर लगा हुआ है, मेरे बगल में एक हाइलाइटर लगा हुआ है। तो इस रूम टेम्परेचर में ही इसकी कोई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जाके मैं इसे फ्रिज में रख दूंगा तो उस टेम्परेचर में भी इसकी कोई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब कोई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगेगी तो वहाँ पे कोई मिनिमम डिस्टेंस भी रहेगी बिटवीन दोज पार्टिकल्स, हाँ कि ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कुछ रहेगी, हाँ कि ना, कुछ पर्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगी जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आर नॉट बोल देते हैं। आर नॉट क्या है? आर नॉट है ता देते हैं डिस्टेंस, या ता देते हैं गैप बिटवीन या स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, हाँ कि ना। जैसे मैं लौह ले लिया, मैंने जैसे मान लो मैंने छड़ ले ली, जो लोहे की छड़ आती है, तो मैंने लोहे का एक मॉलिक्यूल लिया और उसके उसी लौह में से, उसी छड़ में से मैंने तादादे हैं लोहे का दूसरा मॉलिक्यूल लिया। अब मैंने इन्हें ऑब्जर्व किया तो इनके बीच की रूम टेम्परेचर में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो आर नॉट है, हाँ कि ना। अब जैसे-जैसे मैं इस छड़ को गरम करते जाऊँगा तो ये छड़ थोड़ी-सी एक्सपेंड होने लगेगी। ये छड़ थोड़ी-सी एक्सपेंड होने लगेगी। क्यों एक्सपेंड होगी? तो दी अंदर की जो थर्मल एनर्जी है, जो अंदर की थर्मल एनर्जी वो बढ़ते जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप बढ़ाते जाओगे ना तो आपके पास 2 डिस्टेंस आते जाएँगे। एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास 2 डिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। 2 डिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे, हाँ कि ना? आपको 2 डिस्टेंस देखने को
मिलेंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, यस सर। अब ऊपर नहीं, यहाँ पे जब आप आ जाओगे मतलब कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी तो पार करते आ जाओगे तब एक ही डिस्टेंस मिलेगी। पर जब तक आप नेगेटिव में है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आपको दो डिस्टेंस देखने तो मिल जाएगी, या दो डिस्टेंस आपको ऑब्जर्व होगी। अब कौन सी डिस्टेंस ऑब्जर्व होगी ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में चेंज कैसा आया, टेम्परेचर में चेंज कैसा आया। हाँ कि ना? यस सर। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन? तो आंसर है वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, जिन्हें आप बोल सकते हो लीनियर एक्सपेंशन। टू डायमेंशनल एक्सपेंशन जिसे आप बोल सकते हो एरियर या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन जिसे आप बोल सकते हो वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब वन डायमेंशनल एक्सपेंशन के अंदर अंदर तो क्या पढ़ने? केसेस पढ़ने अलग अलग। पहला केस जो उसके अंदर आएगा वो आएगा बायोमेटेलिक स्लिप का, जो इसके एप्लीकेशंस हो जाती हैं। ये केस नहीं, इसके एप्लीकेशंस हो जाते हैं बेसिकली। यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में इसका एक्सपेंशन या इसका जो लीनियर एक्सपेंशन है इसका यूज कहाँ कर रहे हैं। तो बायमेटेलिक स्लिप हो जाती है, वेरिएशन इन देते हैं टाइम पीरियड हो जाता है सिंपल पेंडुलम का। जो किसी के पास किसी के दादा नानी या दादे दे हैं कि घर में अगर वो होगा दादे थे एक क्लॉक जिसमें पेंडुलम होगा, तो हमेशा सुनते होगे कि ठंडी में और गर्मी में वो थोड़ा सा उसके टाइम में वेरिएशन आ जाता है। तो क्या करते थे, उसे ठीक भी कर लेते थे। उसे ठीक करने का तरीका होता है, ठीक है, वो हो जाता है। मतलब कि ठंडी में आप उसे वापस नॉर्मल टाइम पे ला सकते हो, गर्मी में नॉर्मल टाइम पे ला सकते हो, अगर वैसी होगी तो। ठीक है, ठीक है। दूसरा आ जाता है, बता देते हैं तीसरा जो एप्लीकेशन आपको लीनियर एक्सपेंशन के अंदर देखने तो मिलेगा, वो मेटेलिक स्केल में मेजरमेंट में जो चेंज आएगा वो देखने तो मिलेगा। और फोल्ट आपको जो देखने तो मिलेगा वो होगा थर्मल स्टिलिंग। फोल्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा थर्मल स्टिलिंग। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? यस सर। अब थ्री में क्या देखना है? थ्री मान लो तो कैविटी के बारे में देखना है और लिक्विड के बारे में देखना है। बस इतना ही बात है इस थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक के अंदर। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब एक बात देखना, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर लो, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर लो, किसकी बात कर लो? एक्सपेंशन की, मतलब चेंज इन इस डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। उसके मेजरमेंट में चेंज आना। तो जब मेरे पास कितने प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं? मेरे पास सब्सटेंस तीन स्टेट में जनरली पाए जाते हैं। तीन फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड में कौन कौन से एक्सपेंशन अब मुझे देखने को मिल सकते हैं? तो अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो सॉलिड में मुझे बता देते हैं वन डी एक्सपेंशन यानी वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। टू डायमेंशनल एक्सपेंशन भी देखने तो मिलता है। हाँ कि ना? ये सर। और टी डायमेंशनल एक्सपेंशन भी मुझे देखने को मिल जाता है। हाँ कि ना? ये सर। पर वहीं अगर मैं लिक्विड, वहीं अगर मैं लिक्विड, हाँ कि ना? वहीं अगर मैं लिक्विड एंड गैसेस की बात करूँ, लिक्विड एंड गैसेस की बात करूँ, तो मुझे वहाँ पे लिक्विड एंड गैसेस में सिर्फ सिर्फ कौन सा देखने तो मिलता है? थ्री डी एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि लिक्विड एंड गैसेस जो हैं वो स्टोर्ड होती हैं एक स्पेस में, एक थ्री डी स्पेस में। आप एक सॉलिड का 2D एक्सपेंशन देख सकते हो, तो भी उसके डायमेंशन जो है वो फिक्स है। पर किसी भी लिक्विड और गैस के जो डायमेंशंस हैं वो फिक्स नहीं रहते, वो उससे कंटेन करने वाली स्पेस के अराउंड चेंज होते हैं। और जो स्पेस कंटेन करती है उस लिक्विड या गैस को, तो वो क्या लेती है? वो लेती है ताते थे 3D स्पेस। तो हम लोग 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन ही इसमें देख सकते हैं, इसमें 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन ही देख सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ लीनियर एक्सपेंशन की, मुझे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है लीनियर एक्सपेंशन। वो क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। अलोंग दी लेंथ होने वाला एक्सपेंशन कहलाता है लीनियर एक्सपेंशन। हाँ कि ना? अलोंग दी लेंथ होने वाला एक्सपेंशन कहलाता है क्या? लीनियर एक्सपेंशन। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? अलोंग दी लेंथ होने वाला एक्सपेंशन क्या कहलाता है? लीनियर एक्सपेंशन। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक लॉ ली, मान लो मैंने यहाँ पे एक लॉ ली जिसकी लेंथ की टी एल। हाँ कि ना? यस सर। एक यूनिफॉर्म लॉ टी, ठीक है। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर था T1। अरे 2 मिनट रुक जाओ, तो कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है
यहाँ पे टेम्परेचर जो है मान लो T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T1, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, हाँ कि ना, ये सर। अब T1 इज ग्रेटर देन T2 बोल देते हैं, T1 इज ग्रेटर देन T2 बोल देते हैं। क्यों बोलना T1 इज ग्रेटर देन T2? क्योंकि जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करेगी। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट कब ट्रेवल करेगी? जब थर्मल ये बता देते हैं टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, जब थर्मल एनर्जी में डिफरेंस होगा, हाँ कि ना, ये सर। तब हीट वहां पे ट्रेवल करेगी। तो मान लो यहाँ पे T1 ज्यादा है T2 से, मतलब हीट किस साइड ट्रेवल करेगी? हीट इस साइड ट्रेवल करेगी। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट ट्रेवल करती है। हीट को मैं क्यू से दिखा दे रहा हूँ, हीट को मैं क्यू से दिखा दे रहा हूँ। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, हाँ कि ना, और T1 T2 क्या है? टेम्परेचर। तो मान लेते हैं मैंने इस साइड से हीट सप्लाई की क्यू, और वो T1 साइड से T2 साइड की ओर ट्रेवल कर रही है। अब कितना एक्सपेंशन होगा? मान लो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, मान लो यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया, हाँ कि ना, यस सर। यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया, पर जो एक्सपेंशन में चेंज आया उस चेंज को मान लेते हैं डेल्टा एल। उस चेंज को क्या मान लेते हैं? डेल्टा एल। अब ये जो डेल्टा एल है, अब ये जो डेल्टा एल है ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जितनी हीट सप्लाई करोगे उसके बराबर रहेगा। आंसर है नहीं, जितना चेंज इन टेम्परेचर रहेगा, जितना चेंज इन टेम्परेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्यू हीट सप्लाई तो कर दी, पर जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा हीट ट्रेवल करेगी, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करेगी तो उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स में हीट फैलेगी, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, उतना जल्दी से बता देते हैं मॉलिक्यूल्स में हीट फैलेगी, और उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, या उतना ज्यादा हीट मॉलिक्यूल्स के द्वारा गेन की जाएगी। थर्मल एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी एक मॉलिक्यूल की, और उतना ज्यादा बता देते हैं एक्सपेंशन आपको देखने तो मिलेगा। साथ ही साथ आप बोल सकते हो लेंथ, हाँ कि ना, साथ ही साथ आप बोल सकते हो लेंथ। क्यों? लेंथ ज्यादा तो मॉलिक्यूल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा तो थर्मल एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, एक्सपेंशन ज्यादा होगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना। अब जब आप यानी डेल्टा एल को देखेंगे, जब आप डेल्टा एल को देखेंगे तो जब यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दिया कि डायलेटिक प्रोपोर्शनल है लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर थे, तो जो चेंज इन लेंथ आया है, जब मैं यहाँ इसे डाल देते हैं एक इक्वल टू साइन लगाता हूँ, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाता है और इसका नाम हो जाता है अल्फा। इस अल्फा का फिजिक्स में नाम क्या है? अल्फा तो एक सिंबल है, हाँ कि ना, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में वेरिएबल की तरह यूज कर लें। पर इसका नाम क्या है? आंसर है इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हाँ कि ना, ये सर। इसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, इसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अरे क्या हो रहा है यार? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अरे क्या हो रहा है यार? अरे ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, हाँ कि ना, ये सर। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अब अगर मैं थोड़ी सी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की यूनिट की बात कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये जो टर्म है डेल्टा टी बाय एल, इसे किधर ले जाओ? एलएचएस में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू डेल एल, अल्फा इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल टी डॉट एल, हाँ कि ना, एल टी इंटू एल। तो एल से एल का डायमेंशन कट जाएगा, हाँ कि ना, और सिर्फ टी का डायमेंशन बचेगा। तो इसका आप बोल सकते हो डायमेंशन हो जाएगा के माइनस वन या थीटा माइनस वन, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब एक और चीज बोल सकते हो, एक और चीज क्या बोल सकते हो? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस माइनस वन, मतलब टी इनवर्स ऑफ डिग्री सेल्सियस या इनवर्स ऑफ केल्विन, हाँ कि ना, या केल्विन इनवर्स, हाँ कि ना, यस सर, केल्विन इनवर्स। ये इसकी तादाद यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको नई लेंथ बताने तो बोलूँ, अब मैं आपको ये जो नई लेंथ आई है एल डैश या एल प्लाइम, इसे एल प्लाइम भी बोलते हैं या एल डैश भी बोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी? एल प्लस डेल एल, हाँ कि ना, एल प्लस डेल एल, हाँ कि ना, यस सर। और जब डेल एल यहाँ पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगी? एल प्लस अल्फा डेल थीटा इंटू एल, हाँ कि ना। अब एल कॉमन ले लो, एल क्या लो? एल कॉमन ले लो, तो वो हो जाएगा वन प्लस अल्फा डेल थीटा, वन प्लस अल्फा
डेल थीटा, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये हो जाता है तुल्यों का नया फॉर्मूला, जो तुल्यों तो देखने तो मिलता है एक लीनियर एक्सपेंशन में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ये देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, टी लीनियर एक्सपेंशन क्या है, टी यहाँ पे Q1 ही दी गई इस लॉर्ड को, ठीक है? तो इसमें डेल एल कल वो आया, ग्लोथ आया, और उससे हम लोग डायलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल कर लेंगे एल इंटू डेल टी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा की यूनिट क्या है, इनवर्स ऑफ सेल्सियस या इनवर्स ऑफ केल्विन, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो K-1 हो जाएगा, ठीक है? अब इसकी जो नई लेंथ आई वो क्या है, डेल यानी एल डैश या एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस डेल एल, जो हो जाता है एल प्लस यानी एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल थीटा, यानी अल्फा डेल दादे देन टेम्परेचर डेल टी, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, ये देखो आपको ये देखने को मिल जाता है। अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, अब इसके अंदर क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे। 4 एप्लीकेशन इसके अंदर तो देखने हैं, ठीक है? इसके 4 एप्लीकेशन अंदर तो देखने हैं, तो चालू करते हैं इसके एप्लीकेशन, ठीक है? तो एप्लीकेशन चालू करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है, बाय मेटेलिक स्लिप। पहला एप्लीकेशन क्या है, बाय मेटेलिक स्लिप, हाँ कि ना? बाय मेटेलिक स्लिप। अब ये बाय मेटेलिक स्लिप क्या होती है, स्लिप क्या होती है, एक ऐसी पतली सी है ना, बता देते हैं आप, मान लो पतला सा मतलब कि जो अपन जिसका विड्थ बहुत पतला रहता है, हाँ कि ना? पेपर की स्लिप आपने देखी होगी। तो वैसी बाय मेटेलिक स्लिप क्या होती है, दो ऐसी ही स्लिप, यानी एक ऐसी स्लिप जो बता देते हैं दो मेटल को आपस में वेल्ड करके बनी हो, जो सेम लेंथ के दो मेटल को आपस में वेल्ड करते ऐसे बनी हो, हाँ कि ना? ये सर, ये कहलाती है बायमेटेलिक स्लिप। ये क्या कहलाती है, बायमेटेलिक स्लिप। अब एक बात देखना कि ये बायमेटेलिक स्लिप है, तो ये ऊपर वाला मेटल अलग है, नीचे वाला मेटल अलग है। तो ऊपर वाले मेटल का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रहेगा वो अल्फा 1 रहेगा, और नीचे वाले का अल्फा 2 रहेगा, हाँ कि ना? अल्फा 2 रहेगा। अब एक बात देखना, फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो वो है डेल एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? डेल एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल। इसका मतलब जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रहेगा उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ आएगी, सेम टेम्परेचर और सेम लेंथ लेने पे, हाँ कि ना? तो मान लो यहाँ पे T1 टेम्परेचर था और यहाँ पे T2 टेम्परेचर था। यहाँ पे कितना टेम्परेचर था, T2 टेम्परेचर था। यहाँ पे T1 टेम्परेचर था, और यहाँ पे हीट सप्लाई की गई साइड से Q। अब ये जो हीट है ये ऊपर वाले मेटल में भी जाएगी, नीचे वाले मेटल में भी जाएगी, और ये अच्छे से वेल्डेड है इधर से। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कितना भी एक्सपेंड कर ले, कितना भी कुछ कर ले, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका अल्फा ज्यादा रहेगा वो ज्यादा एक्सपेंड कर लेगा। तो मान लेते हैं अल्फा 1 या अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाएगी, हाँ कि ना? यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो नीचे वाली ज़्यादा एक्सपेंड कर लेगी और ऊपर वाली कम एक्सपेंड कर लेगी। तो नीचे वाली ज़्यादा एक्सपेंड करने के कारण वो अंदर की ओर मुड़ जाएगी, और ऊपर वाली कम एक्सपेंड करने, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अरे मैंने गलत बोल दिया, माफ़ करिएगा। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। ये यहाँ पे मुझे अल्फ़ा वो 2 यानी सॉरी, मुझे यहाँ पे ना अल्फ़ा 1 को बदला लेना है अल्फ़ा 2 से, हाँ कि ना? अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2। तो क्या होगा, ऊपर वाली ज़्यादा एक्सपेंड करेगी और नीचे वाली कम एक्सपेंड करेगी, तो जिसके कारण क्या होगा, P बता देते हैं अंदर की ओर स्टेलिम मुड़ जाएगी। क्यों अंदर की ओर मुड़ेगी देखना, क्यों अंदर की ओर मुड़ेगी स्टेलिम, मैं उसका भी कारण बता देता हूँ, ठीक है? उसका भी कारण मैं बता देता हूँ, ठीक है? उसका भी कारण मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो जब आप लेंगे देखना, कभी भी आप यहाँ पे देखो, ये जो लेंथ, ये लेंथ ज़्यादा है ऊपर वाले की, नीचे वाले की लेंथ कम है। क्यों?
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नीचे वाला कम एक्सपेंड किया, तो ये अंदर की साइड क्यों मिला? क्योंकि दोनों अच्छे से वेल्डेड हैं, तो दोनों एक दूसरे को तो छोड़ेंगे नहीं, पर ऊपर वाला ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो उसे कंपेंसेट करने के लिए ये अंदर की ओर आर्क बना लिया। क्यों? क्योंकि आर्क से आप जितना आर्क के सेंटर से आप जितना दूर जाते जाएंगे, उतना ज़्यादा आर्क की लेंथ बढ़ते जाती है, हाँ कि ना? मैं एक एंगल ले लिया, ये मान लो एक थीटा एंगल हो गया। अब यही एंगल जब मैं इतनी दूर में लूँगा, जब मैं यही एंगल इतनी दूर में लूँगा, तो आर्क की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। देखो, आर्क की लेंथ किसमें ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है इसमें। तो यही कांसेप्ट यहाँ पे भी लगा है, यही कांसेप्ट यहाँ पे भी लगा है, यही कांसेप्ट यहाँ पे भी लगा है, हाँ कि ना? यस सर, यही कांसेप्ट यहाँ पे भी लगा है, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। तो ये एक आर्क है, आर्क के पास सेंटर से एक वो भी होता है एंगल, तो यहाँ पे भी एक एंगल रहेगा, यहाँ पे भी एक एंगल रहेगा, यहाँ पे भी एक एंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उस एंगल को मान लेते हैं थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है ये दोनों के लिए बराबर है, ऊपर वाले के लिए भी बराबर है, नीचे वाले के लिए भी बराबर है, हाँ कि ना? अब मान लेते हैं, ये बता देते हैं नीचे वाले की लेंथ R2 है, हाँ कि ना? और ऊपर वाले की लेंथ जो है वो R1 है। ऊपर वाले की लेंथ क्या है? R1 है। और बता देते ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है, ये कितना है? ये D है, हाँ कि ना? यस सर, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू, ये R1 है ना, R1 इज इक्वल टू R2 प्लस D, R1 इज इक्वल टू R2 प्लस D, हाँ कि ना? R1 इज इक्वल टू R2 प्लस D, हाँ कि ना? यस सर। अब L1 की बात करूँ तो डेल L1 इज इक्वल टू, डेल L1 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल टी। टेम्परेचर सेम होगा, चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा, तो दोनों साइड लॉ अच्छे से वैलिडेट है, दोनों साइड का टेम्परेचर T1 से T2 मैंने सेम लिया है ना, ठीक है। अब L2 क्या होगा? L2 क्या होगा? डेल L2 क्या होगा? L2 L2 ब्लैक इंटू 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब देखो, अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे थीटा तो दोनों के लिए सेम लिया, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा लेंगे, हाँ कि ना? तो थीटा क्या होता है? कोई भी बता देते हैं, किसी भी एंगल, जब भी आप लोग एक आर्क लेते हैं, तो उसका जो एंगल रहता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो थीटा दोनों का बराबर है, तो ये जो थीटा वन है पहले वाले के लिए भी जो है बता देते हैं, पहली वाली जो ऊपर वाली लॉ है उसके लिए भी थीटा, उसके लिए भी एंगल थीटा ही है, पर मैं उसे यहाँ पे थीटा वन लिख दिया हूँ, और दूसरे वाले के लिए भी थीटा ही है, पर मैं उसे थीटा टू लिख दिया हूँ। तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। तो एल वन यानी यानी सॉरी, एल वन, एल वन डैश इज इक्वल टू आर टू, एल वन डैश इज इक्वल टू आर, यानी अब इज इक्वल टू आर वन। अब यहाँ पे मैंने डेल एल वन लिख दिया यार, क्या हो रहा है? क्या गलती हो जा रही है बार बार? ये L1 है ना, न्यू लेंथ ऑफ 1 एंड न्यू लेंथ ऑफ 2, ठीक है। तो इसे मैं डैश लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझसे कुछ गलती हो रही है, दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये नया लेंथ है इसका L1, इसका नया लेंथ है L1 डैश, और इसका नया लेंथ है L2 डैश, इसका नया लेंथ क्या है? L2 डैश, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा L2 डैश, ये बराबर हो जाएगा L2 डैश बाय R2, हाँ कि ना? बाय R2, हाँ कि ना? जब इन दोनों की वैल्यू रखोगे, जब इन दोनों की वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे, जब इन दोनों की वैल्यू रखते सॉल्व करोगे, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, देखना आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? बता देते हैं, आर, आर मान लो, तो नीचे वाले का रेडियस से पता चल जाएगा ना, आर इज इक्वल टू डी, आर इज इक्वल टू डी, वन प्लस, वन प्लस, ठीक है, अल्फा टू, वन प्लस अल्फा टू डेल टी, हाँ कि ना? अपॉन, अपॉन डेल टी, अपॉन डेल टी, वन प्लस, वन प्लस, अरे यार क्या हो रहा है बार बार? इसे नहीं, सॉरी, वो तो उसे कर लेना ना, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ। आर इज इक्वल टू डी, वन प्लस अल्फा टू डेल टी, ठीक है, डेल टी,
अपॉन डेल टी इंटू अल्फा वन माइनस अल्फा टू। हाँ कि ना? ये सर समझ में आया? अब जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा रेडियस जो है कि जो आर्क का रेडियस आएगा तो वो कितना रहेगा? वो डायलेटिव प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? डायलेटिव प्रोपोर्शनल रहेगा किसी भी चीज के नहीं। डी के तो डायलेटिव प्रोपोर्शनल होगा नहीं, तो वो एक कांस्टेंट है। वो किसके डायलेटिव प्रोपोर्शनल रहेगा? आंसर है वो डायलेटिव प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी वो प्रोपोर्शनल रहेगा डेल टी के। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डेल टी के। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डेल टी के। मतलब जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा, जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा, उतनी कम रेडियस होगी, उतनी कम रेडियस होगी। ऑब्वियस सी बात है। जितना ज्यादा कम चेंज इन यानी जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा उतना ज्यादा मिलेगा, तो उतना ज्यादा रेडियस कम भी हो जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। दूसरा आ जाता है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जैसे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू। हाँ कि ना? ये तो लो तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो डेरिवेशन मुझसे डिलीट हो गया, तो वो इधर देख लो, इधर वही चीजें की गई हैं। ठीक है, जब एल वन आर वन की वैल्यू डालो, एल वन आर वन इज इक्वल टू एल टू आर टू की वैल्यू डालोगे तो लो तो ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया? दूसरा जो लो तो देखने तो मिलेगा, दूसरा जो बता देते हैं इसका, वो देखने तो मिलेगा बेसिकली एप्लीकेशन, वो टाइम पीरियड में रहेगा। उसमें होगा क्या? बेसिकली देखो, एक वॉल रहेगी, एक लूप रहेगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, एक लूप रहेगी और उससे हम लोग क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे एक पेंडुलम को, उससे हम लोग एक बॉब को एक्सटेंड कर देंगे। हाँ कि ना? यस सर, एक पतली सी मेटेलिक वायर के थ्रू, जिसके हम लोग वेट नहीं लेंगे, सिर्फ लेंथ लेंगे, उसके थ्रू एक्सपेंड कर लेंगे, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लेंगे वो अल्फा लेंगे, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो एल रहेगी। इसकी जो लेंथ रहेगी वो एल रहेगी। कहते हैं इसे हीट दी गई क्यू हीट इसे दी गई, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी बढ़ गई? वो डेल्टा एल बढ़ गई। हाँ कि ना? यस सर। तो इसकी नई लेंथ क्या हो जाएगी? नई लेंथ हो जाएगी इसकी एल डेल्टा, यानी एल डैश या एल प्राइम बोलो। तो अगर मैं इसका इनिशियल टाइम पीरियड बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। हाँ कि ना? और इसका फाइनल टाइम पीरियड बोलूँ आफ्टर एक्सपेंशन और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब सर पता कैसे चलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या क्या कहते हैं वो हुआ है एक्सपेंशन हुआ है? तो आंसर है वो टेम्परेचर से पता चलेगा। जब भी आप एक्सपेंशन के फॉर्मूला निकालते हो तो वही फॉर्मूला कॉन्ट्रैक्शन के भी लगता है। सिर्फ आपको है ना ये देखना है, वो अपने आप बता देते हैं, बैलेंस आउट हो जाते हैं, बस आपको ये देखना रहता है टेम्परेचर डिफरेंस कैसा आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो हमेशा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिया करो। इससे क्या होगा? इससे तो लो तो आसानी होगी। टी बता देते हैं कॉन्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन अगर गलती से आ गए तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। वैसे कॉन्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते नहीं है, जनरली आपको दिखेंगे नहीं वो क्वेश्चन, जनरली क्या 90% नहीं दिखेंगे वो क्वेश्चन। पर बता देते हैं आपको अगर वैसा करना है, इसीलिए क्या करते हैं लोग डेल्टा टी में हमेशा क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा, जो बड़ा रहेगा उससे माइनस कर देंगे छोटे को। वैसा नहीं करना। अगर वैसा करना है तो वैसा कर लो, सिर्फ ये दिमाग में रखना कि जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा साइन के साथ छेड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है फाइंड दी फाइनल टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा एल प्राइम अपॉन जी, यानी फाइंड दी फाइनल टाइम पीरियड नहीं, फाइनल टाइम पीरियड टी एफ जो है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल प्राइम बाय जी। एल डैश बोल सकते हो, एल प्राइम पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो जब तुम लोग बता देते हैं, जब तुम लोग वो लोगे इसका टी इनिशियल बाय टी फाइनल का वो लोगे, बता देते हैं रेशियो लोगे, टी इनिशियल बाय टी फाइनल का रेशियो लोगे। हाँ कि ना? यस सर। टी इनिशियल बाय टी फाइनल का जब तुम लोग रेशियो लोगे तो वो क्या आएगा? एल अपॉन एल डैश। हाँ कि ना? एल अपॉन एल डैश। तो इसे उल्टा कर दो, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल कर दो, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल कर दो। ठीक है, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। हाँ कि ना? यस सर। टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल कर दो। ठीक है, और फिर जब इसे लोगे ना तो ये हो जाएगा एल प्राइम को तो लोग क्या लिख सकते हो? एल प्राइम तो लिख सकते हो एल, एल सुनना, एल ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा डेल टी, वन प्लस अल्फा डेल
टी, हाँ कि ना? ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो वो इधर वैल्यू डाल दो। तो एल से एल कट जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? आंसर है 1 प्लस अल्फा डेल टी, 1 प्लस अल्फा डेल टी, हाँ कि ना? ये सर। ठीक है, जब इसका इसे स्क्वायर लो तो इधर पावर में लोगे, फिर अल्फा और टी की अल्फा अल्फा और टी अल्फा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर माइनस में चले जाती है। ठीक है, तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो जब तुम लोग इसे फाइनली सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग के पास दो इक्वेशंस आएगी। तुम लोग के पास कितनी इक्वेशंस आएंगी? दो इक्वेशंस आएंगी। और वो दो इक्वेशंस क्या लेंगी? यानी एक ही इक्वेशन रहेगी, दूसरी इक्वेशन इसी से बनी हुई रहेगी, पर उसका जो कंसेप्ट है या वो जो बताती है वो थोड़ा अलग रहेगा। मतलब पहला तो आएगा डेल टी, पहला तो आएगा डेल टी इज इक्वल टू 1/1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा डेल टी, डेल टी इंटू टी इनिशियल, हाँ कि ना? ये सर, हाँ कि ना? ये सर। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? डेल टी यहाँ पे तुम लोग तो क्या बता रहा है? चेंज इन दी टाइम पीरियड, चेंज इन दी टाइम पीरियड। अब जब मैं इसे इनिशियल टाइम पीरियड तो अगर इस डेल टी के नीचे ले जाऊँ, अगर मैं इनिशियल टाइम पीरियड तो डेल टी के नीचे ले जाता हूँ, अगर मैं इनिशियल टाइम पीरियड तो डेल टी के नीचे ले जाता हूँ, अ, नीचे ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा डेल टी, हाँ कि ना? डेल कैपिटल टी, हाँ कि ना? तो ये क्या बताएगा? अब ये जो है, ये वाला जो इक्वेशन है या ये वाला जो टर्म है, ये क्या बता रहा है? चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन टाइम पीरियड विद रेस्पेक्ट टू टी इनिशियल, मतलब टी इनिशियल के रेस्पेक्ट में कितना टाइम पीरियड में चेंज आया। ठीक है, कितना टाइम, यानी बेसिकली इनिशियल टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया आपके टाइम पीरियड में। ठीक है, समझ में आया? अब अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं 1 डे में आने वाला चेंज बोलूँ कि वेरिएशन इन टाइम पीरियड या चेंज इन टाइम पीरियड इन 1 डे, तो 1 डे के लिए टाइम क्या हो जाएगा? 1 डे के लिए इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा? तो सोचो, यहाँ पे सभी ऐसा ही यूनिट में डालने हैं, तो टाइम भी ऐसा ही यूनिट सेकंड में जाएगा। ठीक है, अब जब ये सेकंड में जाएगा तो देखना, सेकंड में जाएगा तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 24 आवर होते हैं, तो 24 इंटू 1 आवर में कितना होता है मिनट? तो आंसर है 60 इंटू एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 86,400 सेकंड्स आएंगे, हाँ कि ना? जब तो लोग उसे इस इक्वेशन में डालोगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? टी डेल टी। ठीक है, अब 86,400 था, हाफ ले लेना ना, तो 86,400 था हाफ क्या हो जाएगा? 43,200, 83 यानी 43,200 इंटू अल्फा डेल टी, अल्फा डेल कैपिटल टी, हाँ कि ना? ये सर, हाँ कि ना? ये सर, समझ में आया? तो ये तो लोता हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन में आता है, ये जनरली टर्म यूज किया जाता है या ये जो वो है टाइम ही जनरली यूज किया जाता है कि एक दिन में कितना वेरिएशन आ रहा है, उसी लिए मैं बता दिया कि आपको पता रहे कि एक दिन में कितना सेकंड है, ये कैसे निकालें, जिसे नहीं पता था ये तो लो तो एक अभी मैं बता दिया तो कई के माइंड में ही याद हो गया होगा कि एक दिन में 86,400 सेकेंड लेते हैं, हाँ कि ना? 86,400 सेकेंड लेते हैं। ठीक है, हिंदी में भी बोल दिया, जो हिंदी में समझ सकते हैं हिंदी में याद रख सकते हैं, वैसे हिंदी में याद रख लो, जो इंग्लिश में याद रख सकते हैं वो इंग्लिश में याद रख। ठीक है, हाँ कि ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जब तुम लोगे तो इनिशियल टाइम पीरियड क्या लिया जाएगा? टी आई, जो होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 पाई वाला इग्नोर इसलिए कर दिया था, तो दी मैंने डायलेट वो लेके चला था, क्या कहते हैं, मैंने डायलेट रेशियो लेके मैं चला था, वरना यहाँ पे 2 पाई का जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा, वो 2 पाई का टर्म मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कौन सा टर्म मल्टीप्लाई होगा? 2 पाई का टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई का टर्म मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 2 पाई का टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, समझ में इतनी बात? ये सर। फिर फाइनल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लाइन बाई जी। ठीक है, जब तो लोग इस लोता रेशियो लोगे तो मैंने वहाँ पे टी इनिशियल बाय टी फाइनल किया था, फिर उसे इन्वर्स किया था, या डायरेक्टली तो लोग कर सकते हो टी फाइनल बाय टी इनिशियल, तो इन्वर्स करने का नहीं लगेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगी, हाँ कि ना? टी एफ इज इक्वल टू टी इनिशियल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल टी, और इसकी जो वो लगेगी पावर ब्रैकेट वाले कंपोनेंट की, वो हो जाएगी 1/2।
तो जब इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो ये 1/2 तो बाइनोमियल एप्रोक्सिमेशन से सामने आ जाएगा, ठीक है। और फिर सॉल्व करते हुए तो लो तो ये इक्वेशन एक मिलेगी और ये इक्वेशन एक मिलेगी जो अनलोते काम की होगी। समझ में आया? समझ में आया? ये सर इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है। ये आसान सा टॉपिक है तो इसे जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, इसे जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा क्या ही बताऊंगा। टाइम पीरियड चेंज हुआ, वो कैसे फिर हिल रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, ये सब थोड़ी होता है उसमें, ठीक है। तो लो तो बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे एप्लीकेशन पे इसके, जो होता है थर्मल स्ट्रेस, जो होता है थर्मल स्ट्रेस, हाँ कि ना, थर्मल स्ट्रेस, हाँ कि ना, यस सर। अब थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? पहली बात, स्ट्रेस जो तुम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़े होगे, तो स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, हाँ कि ना, ये सर। मतलब बेसिकली प्रेशर को डिनोट कर रहा है ये एक तरीके से। तो थर्मल स्ट्रेस कैसे होगा बेसिकली समझो। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये एक ग्लास रॉड है, यानी एक मेटल रॉड है, सॉरी मैंने ग्लास रॉड बोल दिया, ग्लास रॉड तो एक्सपेंड करेगी नहीं, ठीक है। तो मान लो ये एक यूनिफॉर्म वो है मेटल की रॉड, और इसे मैंने कन्फाइन कर दिया गया है इसके दोनों एंड को, हाँ कि ना, ये सर। इसके दोनों एंड तो मैंने क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया, ठीक है, हाँ कि ना। अब मैं इसे हीट देते जाऊँ, अब मैं इसे हीट देते जाऊंगा, हाँ कि ना। तो ये क्या चाहिए, इस साइड एक्सपेंड हो और इस साइड भी ये एक्सपेंड हो, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो इस साइड ये क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, इस साइड ये क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, हाँ कि ना। तो मान लेते हैं ये दोनों साइड इक्वल फोर्स लगाएगी, एफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। एफ फोर्स लगा ली है, या बता देते हैं इसका जो वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ए ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लो, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सी एस जो है वो ए ले लो, ठीक है। अब सुनते जाना मेरी बात, अब मेरी बात सुनते जाना। डेल्टा यानी डेल एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल कितना हो जाएगा, सोचो कितना हो जाएगा। तो आंसर है एल अल्फा डेल टी, एल अल्फा डेल टी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, एल अल्फा डेल टी, हाँ कि ना, यस सर। अब वहीं पे अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, वहीं पे मैं अगर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का एक टर्म याद करने तो बोलूं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम लोग वाई भी लिखते हैं, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्टेलिन। ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्टेलिन, हाँ कि ना। ये क्या होता है, स्टेलेस अपॉन स्टेन होता है, हाँ कि ना, ये सर। और स्टेलेस क्या होता है, स्टेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्टेलेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा, हाँ कि ना, फोर्स अपॉन एरिया होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और स्टेन क्या होगा कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। तो यहाँ पे किस डायमेंशन में चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, लेंथ के डायमेंशन में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल एल बाय एल, डेल एल बाय एल। और ऑब्वियस सी बात है, यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो लीनियर एक्सपेंशन से डील करता है। तो यहाँ पे जो स्टेन है वो डेल एल बाय एल ही होना चाहिए, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। मैं एक तरीके से लिखूंगा, मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं एक तरीके से लिखूंगा, और ये तरीका तो लो तो याद रहना चाहिए, ठीक है। ये फाइनल तरीका होता है जिससे याद रखा जाए, जिसे तो लो तो याद रखना है। दी डेल एल बाय एल, डेल एल बाय एल इज इक्वल टू सुनते जाना, फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन ए इंटू यंग्स मॉड्यूलस, फोर्स अपॉन ए इंटू यंग्स मॉड्यूलस, हाँ कि ना, इज इक्वल टू, हाँ कि ना। यहाँ पे अगर मैं डेल एल बाय एल कर दूंगा तो बचेगा क्या, अल्फा टी, अल्फा डेल टी, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, अल्फा डेल टी, हाँ कि ना। बस ये चीज तो लो तो याद रखनी है, तो लो तो पूरा काम इससे हो जाएगा, बस ये है ना। तो लो तो इक्वेशन याद रखनी है। अब तो लो तो इन दो से डील करने तो बोल देगा, या सिर्फ इन दो से डील करने तो बोल देगा, या इससे और इससे डील करने तो बोल देगा, ठीक है। तो तो लो बस ये एक स्टेलेट इक्वेशन याद रखो, समझो, ठीक है, इससे हो जाएगा। अब एक बात से देखना, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, अब मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछ लूं कि थर्मल वो कितना होगा, थर्मल स्टेलेस कितना होगा, सोचो, थर्मल स्टेलेस कितना होगा, कितना होगा। मैंने तो थर्मल स्टेलेस के लिए बताया ना, तो थर्मल स्टेलेस कितना होगा। तो एफ बाई ए, एफ बाई ए पर यहाँ पे तो वाई का भी कंपोनेंट आ जा रहा है, तो वाई को इधर ले जाओ। तो वाई इज इक्वल टू अल्फा डेल टी, वाई इज इक्वल टू अल्फा डेल टी। अब तो लो से पूछ सकता है कि थर्मल स्टेलिन कितना होगा, तो ये थर्मल स्टेलिन है, उसे एफ बाई ए, एफ बाई ए अप या एफ अपॉन ए इंटू वाई कर दो, या अल्फा इंटू डेल टी कर दो, ठीक है।
तो इस तरीके से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थर्मल स्टिलिंग तुम लोगों का हो गया, ठीक है। तो ये देखो मैंने इधर भी है ना शॉर्ट नोट्स में भी बस ये एक इक्वेशन मारी है, वरना इसे अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जाते हैं कि एफ इज इक्वल टू बता देते हैं ए इंटू वाई इंटू अल्फा इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल एल बाई एल इंटू ए इंटू वाई, ठीक है। ऐसे लिखाते जाते हैं, वो किसी काम का नहीं, बस ये एक सिंपल सा फॉर्मेट याद रखो, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मेट याद रखो। दूसरी बात आ जाती है, दूसरी बात एक और बात आती है जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एफ है क्या, एफ है इस लीजिएज सपोर्ट, ये जो मैंने लीजिएज सपोर्ट लगाया है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लॉड लग दिया और जब इसे हीट कर रहा हूँ तो क्या इसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके पास फ्री स्पेस है तो ये फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगी, हाँ कि ना। ये सर जय माता दी। या मैं ऐसे एक वो ले रहा हूँ स्मूथ सरफेस और इसमें बता देते हैं एक्सपेंशन के लिए लगा रहा हूँ, एक्सपेंशन के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या इसमें फोर्स होगी, बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, इसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, तो इसके एंड फ्री होंगे, ये फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है, हाँ कि ना। जनरली क्वेश्चन में क्या दे देते हैं, सिर्फ उसका एक साइड लेजिट सपोर्ट है, एक साइड नहीं है, तो स्टेलेस क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज होते रहते थे, एक साइड लेजिट सपोर्ट है तो क्या स्टेलेस होगा, नहीं। स्टेलेस तब आता है जब आप उसके दोनों एक्सपेंडेंट साइड के ऊपर लेजर सपोर्ट लगा दो जिसके कारण वो एक्सपेंड नहीं कर पा रही हो, हाँ कि ना। यस सर। 14 आता है मीटर स्केल, वोल्ट, इसका जो वो आता है एप्लीकेशन वो होता है मीटर स्केल, या आप बोल सकते हो मेटेलिक स्केल, मीटर स्केल बोल सकते हो, मेटेलिक स्केल बोल सकते हो, समझो क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक स्केल है, मान लो मेरे पास क्या है, ये एक स्केल है, हाँ कि ना। ये सर। अब इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स होंगी जैसे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। ऐसी करते हुए मार्किंग होगी। जब मैंने इसे हीट किया तो ये तो मेटल स्केल है, ये लीनियरली एक्सपेंड कर गई, ये लीनियरली क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई मान लो, ठीक है। तो अब इसकी मार्किंग भी दूल दूल हो गई, हाँ कि ना। तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ। एक्चुअल में ऐसा एक्सपेंड नहीं करेगा, पर मैं एक प्ली डायग्राम बना रहा हूँ तो ये एक्सपेंड कर रही। अब मान लो मुझे कोई चीज़ वो करनी है, अब मुझे मान लो जैसे कोई चीज़ मेजर करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लग दिया। जब इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर रखूंगा तो इसकी जो मेजरमेंट है वो दूसरी आएगी। इसका मतलब क्या, हम जो नॉर्मली स्केल यूज करते हैं वो जो बता देते हैं कांच की इसलिए बनती है कि उसे बता देते हैं वो उसमें कोई चेंज ना है, तो आंसर है यस। क्या वो वुड के लिए जो ठंडे इलाके रहते हैं वहाँ पे वुड की स्केल जनरली ज़्यादा इसलिए यूज की जाती है ताकि वो एक्सपेंड ना करे, आंसर है यस। इसका ये कारण नहीं है कि बच्चे लोग उसे तलवार समझते लड़ने लग जाएंगे लोहे की स्केलों की, हाँ वो हरकतें भी करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चे वो हरकतें भी करते हैं और हमने भी की है, ठीक है। घर में अपने तलवार समझते लड़ने लग जाना, पर वैसा नहीं है, वो बहुत डेंजरस काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वुडन स्केल रहता है, टीचर जिसे बजाता है टेबल पे, तो ये मछली मार्केट है क्या स्कूल में, ठीक है। बहुत से टीचर लोग की आदत रहती है लकड़ी वाली स्केल बजाने की, ठीक है। समझ में आया। तो ये बात समझना थी, मेजरमेंट में चेंज आ जाएगा, इसीलिए जो मेटेलिक स्केल जो रहती है ना वो भी ऐसे मेटल्स की बनाई जाती हैं जो जनरली एक्सपेंड ना करे आसानी से, जैसे स्टेनलेस स्केल हो गया, या वो ऐसे जो तादेते हैं अगर बनाई भी जाती है कि वो एक्सपेंड कर भी जाए तब भी वो एक नॉर्मल टेम्परेचर दे रूम टेम्परेचर के लिए कोऑर्डिनेटेड रहती हैं। समझ में आया। ये सर इतनी बात हमें समझ में आती है। दूसरी बात आ जाती है कि जो वो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेजरमेंट डिक्रीज होगी, तो तीन मार्किन के बीच की स्पेस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मेजरमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि मार्किन के बीच का स्पेस घट जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। दूसरी बात इसमें जो इंक्रीज है डेल्टा एल, जो इसमें इंक्रीज है, अरे डेल्टा एल मैं किधर बना दिया, ये थोड़ी है डेल्टा एल, ठीक है, ये थोड़ी है डेल्टा एल, ठीक है। अगर मैं इसमें बना दिया कि इसमें कितने का इंक्रीज आया है, डेल एल का इंक्रीज आया है, तो इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा डेल टी, एल इंटू अल्फा डेल टी, हाँ कि ना। ये सर। एल क्या हो जाएगी, एल ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, जैसे कि ये जो लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ है, समझ में आया। ये तुल्यता हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हमारा लीनियर एक्सपेंशन खत्म होता है, यहाँ पे हमारा लीनियर एक्सपेंशन
खत्म होता है। अब हम लोग तो क्या करना है, अब हम लोग तो करना है फाइनल एक्सपेंशन, यानी सॉरी फाइनल एक्सपेंशन नहीं, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे ये देखो ये है हमारा एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। फिर एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बाद हमें करना है, अल्लो तो ये करना है एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, एक्सपेंशन इन यानी वेरिएशन इन डाइवर्स डेंसिटी विद टेम्परेचर, एबनॉर्मल वेरिएशन इन वाटर, ठीक है, और एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक कर लो तो करने हैं। ठीक है, समझ में आई? तो हम लोग चालू करते हैं। पहली बात हम लोग करते हैं एरियल एक्सपेंशन थी। पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एरियल एक्सपेंशन थी। एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, एरियल एक्सपेंशन क्या होता है? अभी मैंने स्केल ली, मैंने लॉ ली, तो मैंने जनरली उनका जो विड्थ है उसमें वो होने वाले एक्सपेंशन तो नेग्लिजिबल माना या उन्हें इग्नोर किया। पर जनरली क्या होगा, जैसे मैं हीट करूँगा, जैसे मैं हीट करूँगा किसी भी मेटेलिक प्लेट को, मान लो मैंने एक ऐसी प्लेट ली जिसकी कंसीडरेबल विड्थ है, कंसीडरेबल लेंथ है, हाँ कि ना? जब मैं इसे हीट करूँगा तो ये अपने चारों कोनों से भरी होगी, ये अपने चारों कोनों से भरी होगी, यानी इसकी जो एक्सपेंशन है वो 2D होगी। लीनियर एक्सपेंशन 1D एक्सपेंशन है, इसमें जो एक्सपेंशन आएगी वो बता देते हैं 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन आएगी। इसमें जो एक्सपेंशन आएगी वो 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन आएगी, हाँ कि ना? लेंथ में भी एक्सपेंशन आएगा और विड्थ में भी एक्सपेंशन आएगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ये सर इतनी बात हमें समझ में आती है, हाँ कि ना? ये सर तो देखो, इसी को बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन थी। ये कितना एरिया एक्सपेंड हुआ, ये कितना एरिया एक्सपेंड हुआ, ये क्या है, एरिया एक्सपेंडेड। ये क्या है, ये है एरिया एक्सपेंडेड, इतना एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग तो कैलकुलेट करना रहेगा, इसी को हम लोग तो कैलकुलेट करना रहेगा। तो चेंज इन एरिया कितना आया, इतना। ठीक है, ये जो मैंने शेड किया ये क्या है, चेंज इन एरिया, ये क्या है, डेल ए। तो ये डेल ए किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, जैसे लेंथ ओरिजिनल लेंथ प्रोपोर्शनल थी चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पे चेंज इन एरिया जो है वो ओरिजिनल एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। साथ ही साथ कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है या कितना टेम्परेचर डिफरेंस था, ठीक है, इनिशियल और फाइनल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वैसे ही एक कांस्टेंट लगा देंगे, यहाँ पे भी वैसे ही एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो डेल ए इज इक्वल टू, ये डेल डेल दिख रहा है ना, ये असल में डेल ए है। ठीक है, डेल ए इज इक्वल टू ए इंटू बीटा डेल टी, ए इंटू बीटा डेल टी। अब ये बीटा क्या है, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, हाँ कि ना? ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, यानी एरिया के अलोंग होने वाले बता देते हैं एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट कंसीडर किया जाता है फॉर मटेरियल, ये उस कोफिशिएंट को डिनोट करता है, हाँ कि ना? ये समझ में आया? ये अब इसकी भी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट बेसिकली वही रहेगी, ये एल से एल तो कट जाएगा, यहाँ पे से वो बचेगा, बता देते हैं टेम्परेचर का डायमेंशन, तो इसका भी डायमेंशन बता देते हैं, ये होगा के इनवर्स के माइनस वन, हाँ कि ना? या थीटा माइनस वन इसका डायमेंशन हो जाएगा, थीटा माइनस वन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, और इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स या केल्विन इनवर्स, हाँ कि ना? यस सर। और न्यू एरिया जो आया है, न्यू एरिया जो आया है ए प्राइम या ए डैश, ये हो जाएगा ए इंटू ए, यानी ए इंटू नहीं, ए प्लस डेल ए, हाँ कि ना? डेल ए क्या है, ए इंटू बीटा इंटू डेल टी, तो ए कॉमन निकल जाएगा, तो न्यू एरिया जो है या ए डैश या ए प्राइम जो बोल सकते हो, ये हो जाएगा ए इंटू वन प्लस बीटा डेल टी, वन प्लस बीटा डेल टी, हाँ कि ना? ये सर, ये तो होता नया एरिया हो जाएगा। तो एरियल एक्सपेंशन में भी इतने की ही बात करनी है, एरियल एक्सपेंशन में भी इतने की ही बात करनी है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन लगा लो, एरिया एक्सपेंशन से आसानी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन चालू कर। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन चालू करते हैं। दूसरी बात, तुम लोगों ने अभी न्यूज़ सुनी थी, वॉक्सेल क्लिक करके एक इंडियन कंपनी है, उसने इंडिजिनस एमआरआई मशीन बनाई है, क्या कहते हैं, वो भी 40% चीपर रेट में। मेन यहाँ पे आता है कि वो इसलिए ये न्यूज़ अच्छी है कि वो इंडिया, यानी इसलिए वो न्यूज़ अच्छी नहीं है, यानी लोग जाओ कैसे,
मतलब कि सिर्फ इसलिए मैं इस न्यूज़ को अच्छा इसलिए सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि बस वो एक इंडियन कंपनी है, नहीं, वो एक इंडियन कंपनी है, साथ ही साथ उसने एक उस लेवल का प्रोडक्ट वेस्टर्न या चाइनीज कंपनियों से सस्ते दाम पे बनाया है। मतलब जब आप अगर ये कंपनी उस रेट में कोई प्रोडक्ट डाली है तो आप इसकी क्वालिटी सोच सकते हो। हाँ कि ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस इसीलिए वो अच्छा बात, यानी सिर्फ इसीलिए बोलना थी वो अच्छी बात है, सिर्फ इसीलिए आप नहीं बोल सकते कि वो इंडियन कंपनी है, नहीं, वो उस क्वालिटी को बता देते हैं, बहुत ही कम दाम पे ला रही है, ठीक है, 60% ऑफ द प्राइस कम की है, 60% ऑफ द प्राइस कम की है, सिर्फ 40% रेट में ला ली है। अगर वहाँ वो मशीन 1 लाख की आती, 1 लाख की नहीं आती है, हमारी मशीन बहुत ज़्यादा की आती है, ठीक है, मानने के लिए 1 लाख की आ रही है, तो ये जो मशीन बनाए हैं इन लोग, ये 40,000 में आ रही है, ठीक है, और काम उसी क्वालिटी का है, समझ में आया? तो इसलिए ये अच्छी बात है, दो कारण है, एक तो पहली बात वो इंडियन कंपनी है, दूसरी बात बता देते हैं कि वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर ली है 40% चीपर रेट पे, यह यानी 40% रेट पे ही सिर्फ वो डिलीवर कर दे रही है। तो अगर वो उस रेट पे कोई प्रोडक्ट ला रही है तो उसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा होगी, समझे? ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे मेन यहाँ पे मार कहा जाती है कि इंडियन कंपनी थी, यहाँ पे उतना ज़्यादा एडॉप्शन नहीं होता, बाहर के देशों में इंडियन प्रोडक्ट जाते हैं और यूटिलाइज हो जाते हैं, पर इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, पहली बात ही प्राइवेसी कंसर्न, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कई लोगों को तो अलग यूज़ नहीं करना, अब उसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आ गया, प्राइवेट चैट में ग्रुप चैट में भी आ ही जाएगा, ठीक है, बोले हैं कि काम चल रहा है, उन लोगों ने बोला था प्राइवेट चैट में काम चल रहा है, आएगा, आ गया, ठीक है, और ग्रुप चैट में भी काम चल रहा है, वो भी आ ही जाएगा, ठीक है, काम क्यों नहीं करना, बस नहीं करना, यार मतलब कि व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ कर लो, चलेगा, टेलीग्राम वालीग्राम कुछ भी चलेगा, सिर्फ अलग तक क्यों नहीं यूज़ करना, तो नहीं करना, बस ये ऐसा थोड़ी होता है यार, ठीक है, तो ऐसा हमें अपनी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए, हमारे आइडल्स सुंदर पिचाई सत्य नदेला ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो हमारे देश के किसी फायदे के लिए नहीं है, हमारे देश के लिए कोई फायदेमंद नहीं है वो लोग, वो बस यहाँ से पलटे गए हैं, बस उतनी बातें, उन्हें यहाँ की लैंग्वेज उतनी सही से बोलनी भी नहीं आती होगी, 30 40 साल पहले वो छोड़ चुके, सत्य नदेला, ताते हैं, सुंदर पिचाई जैसे लोग मुझे पता नहीं सुंदर पिचाई कितने पहले छोड़ा है, सत्य नदेला पहले कितने पहले छोड़ा है, बस वो छोड़ चुके, या वर्ल्ड बैंक का जो वो बना है सीईओ ताते वो कितने पहले छोड़ चुका इंडिया को, ठीक है, अब उसे इंडिया की कोई लैंग्वेज सही से बोलनी भी नहीं आती होगी, तब भी यहाँ के लोग ताते थे उसे ऐसे इंडियन ऐसे इंडियन ऐसे इंडियन पेंट करते रहते, नहीं यार उसने अमेरिकन नागरिकता अपना ली, वो अब वो प्योर अमेरिकन है, वो इंडियन नहीं रहा, अब उसे पेंट करना चाहिए इंडियन अमेरिकन, कोई भी इंडियन अमेरिकन जैसी कोई चीज नहीं है, वी नीड टू चेंज आवर मेंटेलिटी, ठीक है, हम अपने देश का खुद ही बदनामी करते हैं इंडियन अमेरिकन बोल के, ठीक है, समझ में आया, हम खुद ही बदनामी करते हैं, तो चालू करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, मुझे बस ये बात बोलनी थी यार, मतलब कि लोग अभी भी मानना नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं किस लेवल की वो भरा हुआ है, समझ में नहीं आता मुझे, ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन चालू करते हैं, देखो यार, ये अभी मैंने बोला थी एक लीनियर एक्सपेंशन हुआ, एक जब हुआ जब उसके दोनों डायमेंशन में एक्सपेंशन हुआ, अब मैं इतना बता देते हैं, जैसे मैंने थाली ली, जैसे खाना खाते हैं वो थाली हो गया, वैसे ही एक प्लेट ली जिसके जो एंड है, प्लेट के एंड थोड़े मूले रहते हैं ताकि फूड पिकअप करने में, दाल चावल पिकअप करने में आसानी हो, थाली के एंड तो ज़्यादा खले रहते हैं तो उसमें जनरली दाल चावल खाई जाती है, प्लेट जनरली इसीलिए रहता है ताकि उसमें लोती वोती खाई जाए, ठीक है, पोहा होहा जैसी चीज़ खाई जाए, तो उनके एंड अभी खड़े नहीं है, एकदम फ्लैट है, हाँ कि ना, तो वहां पे मुझे एरियल एक्सपेंशन देखने तो मिल रहा है, पर अगर मैं एक क्यूब ले लूँ, अब अगर मैं एक क्यूब ले लूँ, तो अब अगर मैं एक क्यूब ले लूँ या एक क्यूबॉइड ले लूँ, तो इसके तीन सिग्निफिकेंट डायमेंशन है, और इन तीनों में इंक्रीज दिखेगा, इन तीनों में मुझे इंक्रीज दिखेगा, इन तीनों में मुझे इंक्रीज दिखेगा, ठीक है, इन तीनों में मुझे इंक्रीज देखने को मिलेगा, हाँ कि ना, ये सर, और ये जो इंक्रीज है और ये जो इंक्रीज है इसी तो वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं, मान लो कि यहाँ पे डेल्टा वी कितना चेंज आया वॉल्यूम में, ये प्रोपोर्शनल किसके हो गए, तो आंसर है ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के, हाँ कि ना, तो डेल्टा वी का जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला वो बन जाएगा, बता देते हैं जो इक्वलिटी वाला इक्वेशन बन जाएगा,
थी डेल वी इज इक्वल टू वी इंटू गामा डेल टी, वी इंटू गामा डेल टी। हाँ कि ना? यस सर। अब ये गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हाँ कि ना? क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। हाँ कि ना? यस सर। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। हाँ कि ना? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। हाँ कि ना? यस सर। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ये चीज़ है। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? यस सर। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वही होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, और ज़्यादा डायमेंशन वही हो जाएगा के की पावर -1 या थीटा की पावर -1। और न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी डैश हो जाएगा या वी प्राइम हो जाएगा, वी प्लस डेल वी, वी प्लस डेल वी। जब इधर यहाँ पे तो लोग डेल वी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ ये इक्वेशन बन जाएगी वी इंटू वन प्लस वी इंटू वन प्लस गामा डेल टी, वी इंटू वन प्लस गामा डेल टी। हाँ कि ना? ये तो लो तो इक्वेशन मिल जाएगी, ये तो लो तो इक्वेशन मिल जाएगी। हाँ कि ना? ये सर। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, समझ में आती है। अब आते हैं लोग बता देते हैं, उससे पहले मुझे एक और चीज़ तो लो तो बतानी है, मुझे एक और चीज़ तो लो तो बतानी है, और वो चीज़ क्या है? रिलेशन बिटवीन अल्फा गामा एंड बीटा। हाँ कि ना? अल्फा बीटा एंड गामा के बीच का रिलेशन, अल्फा बीटा एंड गामा के बीच का रिलेशन। तो ये बात याद रखना, किसी भी बॉडी के लिए बीटा जो है वो उसका 2 टाइम्स गामा लेता है, बीटा जो है वो उसका 2 टाइम्स गामा लेता है। हाँ कि ना? यस सर। और जो सॉरी, बीटा जो है वो उसका 2 टाइम्स अल्फा लेता है, और गामा जो है वो 3 टाइम्स अल्फा लेता है, गामा जो है वो 3 टाइम्स अल्फा लेते हैं। तो अगर तुम लोग वो निकालोगे, एक वो निकालोगे मतलब कि एक बेसिकली एलसीएम निकालोगे, तो ये पता चलेगा कि 2 टाइम्स गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स बीटा। हाँ कि ना? इज इक्वल टू 6 टाइम्स अल्फा, इज इक्वल टू 6 टाइम्स अल्फा। हाँ कि ना? ये सर। या तो ऐसे याद रख लो, या तो ऐसे याद रख लो, या ऐसे याद रख लो। ठीक है। तो बीटा कितने टाइम्स अल्फा होता है? 2 टाइम्स। गामा कितने टाइम्स अल्फा रहता है? 3 टाइम्स। हाँ कि ना? और अगर टोटल एक इक्वेशन बनानी है तो 2 गामा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा जो है वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? जैसे एक मैंने सॉलिड बॉडी ले लिया, उसका एक लीनियर एक्सपेंशन हुआ, अल्फा आएगा वहाँ पे। एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हुआ तो गामा आएगा, और वहाँ पे एरियल एक्सपेंशन भी होगा। हाँ कि ना? तो वहाँ पे बीटा वाला टर्म्स भी आएगा। हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात आती है एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, यानी एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक नहीं, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। मान लो मैंने कोई एक प्लेट ली, बीच में कोई छेदा है। हाँ कि ना? यस सर। या एक क्यूब लिया, उसमें बीच में कोई छेदा है। हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो है ये कैविटी कहलाएंगी। सर एक लॉज में क्यों नहीं कैविटी कहलाएगी? क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर में कैविटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कैविटी जो है वो एट द लीस्ट उसे यानी सबसे कम ताते थे उसे 2 डायमेंशन चाहिए रहते हैं किसी भी कैविटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है? तो कैविटी 2D स्ट्रक्चर से चालू होती है। तो कैविटी 2D में दिख सकती है, कैविटी आपको 3D में दिख सकती है। जो कैविटी आपको 2D में दिखेगी वो एलियल तादेदे है कैविटी होगी, मतलब वो एलिया के अलोंग होने वाली कैविटी होगी या एलिया में कैविटी होगी। और जो कैविटी आपको 3D में दिखेगी वो वॉल्यूम में होने वाली कैविटी रहेगी। हाँ कि ना? यस सर। तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो वो ये जो एक्सपेंशन लेता है ये फोटोग्राफिक एक्सपेंशन लेता है। ये मतलब टी जैसे ही ताते थे उस स्ट्रक्चर की सभी डायमेंशंस बढ़ेंगे, वैसे ही आपके कैविटी के भी सभी डायमेंशंस बढ़ेंगे। हाँ कि ना? इसे हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफिक एक्सपेंशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। इसे समझ लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक मेटेलिक स्टेरिक यू शेप में मोड़ के रख दी। अब इसका मैंने ये एक डायमेंशन बताया बी, इसका ये एक डायमेंशन बताया ए, और इसका ये एक डायमेंशन बताया मैंने, यानी ये इसका एक डायमेंशन बताया मैंने सी, ये मैंने इसका एक डायमेंशन बताया बी, और मैंने ये एक इसका दोनों एंड के बीच में दूरी बताई ए। तो जब मैं इसे हीट इन करूंगा तो क्या क्या इंक्रीज होगा? तो आंसर है ए भी इंक्रीज होगा, बी भी इंक्रीज होगा, सी भी इंक्रीज होगा। जैसे आप फोटोग्राफ को फोन में बड़ा करते हो ना, जैसे आपको किसी के चेहरे पे जूम करना है, ठीक है, फोटो में, तब दादा थे अपनी 2 उँगली से उसे बड़ा करते हो ना फोटो, तो फोटो में जैसे-जैसे चेहरा एक्सपेंड होता है वैसे-वैसे आँखें भी एक्सपेंड होती है, मुँह भी एक्सपेंड होता है, नाक भी एक्सपेंड होती है, उसके चेहरे पे जो दाढ़ी होती है वो भी एक्सपेंड होती है।
हाँ कि ना? यस सर। ये उसके कान भी एक्सपेंड होते हैं, उसके कानों में लगी बालियाँ भी एक्सपेंड होती हैं। हाँ कि ना? यस सर। वैसे ही यहाँ पे भी एक्सपेंड होगी, यहाँ पे भी जैसे आप हीट करोगे बॉडी को, कैविटी का हर एक डायमेंशन बढ़ेगा, बॉडी का हर एक डायमेंशन बढ़ेगा। हाँ कि ना? अगर 2D में है तो 2D में एरियल में जैसे बॉडी का एरिया बढ़ रहा है तो वो कैविटी का भी एरिया बढ़ेगा। अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो 3D ऑब्जेक्ट के तीनों डायमेंशन बढ़ेंगे, साथ ही साथ कैविटी के भी तीनों डायमेंशन बढ़ेंगे। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। हाँ कि ना? यस सर। दूसरा आता है वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर को समझने के लिए ये समझो कि डेंसिटी के लिए जो हम लोग वो ग्रीक सिंबल यूज करते हैं वो होता है लो। हाँ कि ना? रो। इसे जनरली लोग ऐसा बना देते हैं। हाँ कि ना? पर ये जो सिंबल है ये ऐसे नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप मोमेंटम बनाते हो ना तो मोमेंटम का सिंबल भी ऐसा कुछ रहता है एक्चुअल में। मोमेंटम तो हम लोग पी लिख के छोड़ देते पर नहीं, एक्चुअल जो मोमेंटम के लिए सिंबल यूज होता है वो ऐसा बनता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो ये जो रो है ये क्या होता है? ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ कि ना? तो मान लो हीटिंग के बाद डेंसिटी हो गई, बता देते हैं रो डैश। हाँ कि ना? तो मास तो उतना ही लगेगा, मास तो नहीं बढ़ जाएगा। ठीक, हीट कर ले तो पता चला उसमें एटम ही बढ़ गए, तो उसमें मॉलिक्यूल ही बढ़ गए, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ कि ना? ठीक है, तो यहाँ पे वी डैश हो जाएगी और ये जो वी डैश है ये किसके बराबर रहेगा? ये वी इंटू वन प्लस गामा डेल टी के बराबर रहेगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? ये गामा है ना? ठीक है, गामा है ना ये? ठीक है, समझ में आया? ये इसके बराबर रहेगा। तो जब इसका रेशियो लोगे, जब इसका रेशियो लोगे तो लो तो क्या मिलेगा? लो प्राइम अपॉन रो प्राइम अपॉन रो इज इक्वल टू मास से मास कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी अपॉन यानी बता देते वी तो कट गया, वी से वी, तो ये हो जाएगा वन प्लस गामा डेल टी। हाँ कि ना? यस सर। ये तो लो तो देखने तो मिलेगा। हाँ कि ना? जब तुम लोग इसे सॉल्व करोगे, बताते थे, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा गामा डैश या गामा प्राइम इज इक्वल, यानी सॉरी, रो डैश या रो प्राइम इज इक्वल टू लो इंटू वन प्लस वन प्लस गामा डेल टी, वन प्लस गामा डेल टी। हाँ कि ना? और इसका वो क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना कि ये जो गामा जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है वो किन टर्म्स में जाएगी? इसकी जो वैल्यू है वो जाती है 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵ के टर्म्स में। तो ये जो पूरी जो पाथ है ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसीलिए बाइनोमियल एप्रोक्सिएशन से ये जो -1 है ये इस टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपकी नया जो इक्वेशन आपका बनता है वो हो जाता है लो डैश इज इक्वल टू रो डैश इज इक्वल टू रो वन माइनस रो वन माइनस गामा डेल टी। हाँ कि ना? ये तो लो तो एक नई इक्वेशन देखने तो मिलती है। अब एक बात यहाँ पे डिनोट करना, अब एक बात यहाँ पे डिनोट करना कि ये जो टर्म है ये 1 में से माइनस हो रहा है और फिर मल्टीप्लाई हो जा रहा है ये पूरा टर्म ओरिजिनल डेंसिटी से। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ कि ना? ये सर। पर जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेल टी भी बढ़ेगा, डेल टी बढ़ेगा तो 1 से माइनस होने वाला कंपोनेंट भी बढ़ेगा और 1 से माइनस होने वाला कंपोनेंट भी बढ़ेगा तो जो कंपोनेंट बचेगा 1 से माइनस होने के बाद वो और छोटा होगा और जितना छोटा कंपोनेंट ओरिजिनल से मल्टीप्लाई होगा गामा डैश की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि डेल टी बढ़ने पे यानी चेंज इन टेम्परेचर बढ़ने पे दादे दे जितना टेम्परेचर आप चेंज किए हो वो कैसे बढ़ेगा? जब आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे, पहले 2 डिग्री सेल्सियस तब फिर आप 10 डिग्री सेल्सियस कर दिए और वहीं एक को आप 2 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो डेंसिटी में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। तो ओरिजिनल यानी जो फाइनल डेंसिटी है उसकी भी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब आता है एबनॉर्मल वेरिएशन इन वाटर। अब एबनॉर्मल वेरिएशन इन वाटर क्या होता है समझो। तो लो तो क्या लगता है कि ये जो वो रहती है बर्फ जो रहती है ये तैलती क्यों है? ये तैलती क्यों है आपके उस पे आ, आपके उस पे क्यों तैलती है पानी पे? बर्फ तैलती क्यों? हम्म, ऐसा क्यों कि ये जो बर्फ है ये तैर क्यों रही है?
क्योंकि इसकी जो वो है क्या कहते हैं, डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है या कम है? सोचो। चलो उसे छोड़ो, मैं बोलता हूँ कि मान लो मैंने एक वाटर लिया रूम टेम्परेचर पे, मैंने क्या किया, मटके से पानी निकाला पीने के लिए, ठीक है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब वहीं मैं दादे थे हिमाचल चल दिया एकदम शिमला, और मैंने मटके से वहाँ पे पानी निकाला, तो मान लेते हैं वहाँ पे अभी चल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ कि ना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे एक पानी निकाला, तो किधर वॉल्यूम कम आएगा? तो ऑब्वियस ही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कम आएगा। पर वहीं अगर मैं किधर चल दिया, वहीं अगर मैं चल दिया जम्मू, वहीं अगर मैं कहाँ चल दिया, जम्मू, जम्मू में मान लो टेम्परेचर चल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में टेम्परेचर चल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? जम्मू में टेम्परेचर चल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब जब मैंने वहां पे मटके से पानी निकाला, ठीक है, मटके से मान लो मैंने पानी निकाला, तो वहां पे जो तादाद है वो आया, वॉल्यूम आया उस पानी का उस गिलास में, वो ज्यादा आया, हाँ कि ना? ये सर। क्यों? क्यों ऐसा क्यों हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस में आपको लीस्ट वॉल्यूम देखने को मिला? ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आप 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर से 4 डिग्री पे ला ले लेते हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स पास आ ले लेते हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर ले लेती है। पर 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड नॉर्मल बता देते हैं प्लेजर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चालू होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनना चालू होते हैं धीरे धीरे, तो वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिनोट करते जाते हैं, हाँ कि ना? ये सर, वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिनोट करते जाते हैं, इस नाम से बता देते हैं। वॉल्यूम इसके बाद इंक्रीज होने के बाद यानी डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस तक, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ वो बनाऊँ, बता देते ग्राफ बनाऊँ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ कि ना? मिनिमम वो किधर दिखेगा? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। पर वहीं अगर डेंसिटी का बनाऊँ, तो हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ दिखेगी? जहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम होगा, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम डेंसिटी दिखेगी। तो इधर भी डेंसिटी गिर जाएगी, इधर भी डेंसिटी गिर जाएगी। तो एक बात देखो, यहाँ पे डेंसिटी गिर रही है 0 डिग्री सेल्सियस के तरफ, हाँ कि ना? मतलब बर्फ जब जमेगी वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम में जमती है बर्फ। इसका मतलब ये है कि जो वो है आइस, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वो पानी में ऊपर तैरती है, हाँ कि ना? यस सर, समझ में आई? यस सर, इतनी बात समझ में आती है, हाँ कि ना? यस सर। अब वैसे ही एक क्वेश्चन आता है कि कभी तुम लोगों ने सोचा है कि भारत में इतने सारे तालाब हैं, जैसे तो लोग उदयपुर जाओगे तो उदयपुर का जो किला है, या जो मेवाड़ का किला है, वहीं पे इतने सारे ताते थे लेक हैं। सोचो उदयपुर का किला, उस समय महाराणा प्रताप जी लोग या उनके जो पिता थे, उनके साथ मिल के महाराणा प्रताप जी लोग ने एक किला को बस एक गांव जैसा बचा दिया। मतलब कि उसके अंदर कितने तालाब हैं कि अगर बाहर से अटैक हो भी जाए तब भी वहां पे पानी की कमी ना हो, वहां पे आप बगल में खेती कर सको अंडर ही। तो इतना ज्यादा मैनेजमेंट लगते थे, सोचो उस समय, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? तो वहाँ पे देखोगे तो वो इतने सारे तालाब हैं। जब आप जम्मू तरफ जाएँगे, जब आप लद्दाख तरफ जाएँगे, तब आपको बहुत सारे तालाब दिखेंगे, ठीक है? अ, भारत में बहुत सारे तालाब दिखते ही रहते हैं। तो मान लो एकदम ठंडी जगह, जैसे उधर, किधर? हिमाचल में शिमला तरफ, वहाँ पे एक तालाब है, मैं नाम भूल गया यार। लेक है, सॉरी, तालाब नहीं है, लेक है, ठीक है? मैं उसका नाम भूल गया, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, ठंडी के समय पानी जम जाता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये सर, ठंडी के समय पानी जम जाता है, पर पानी जब जमता है तो वो तो ऊपर लेयर जमती है, तब भी उस तालाब में या किसी भी तालाब में जिसमें पानी जम जाए और फिश रहती है, तो फिश नीचे वाले लेयर में सर्वाइव कैसे कर जाती है? तो आंसर है, जब बर्फ जमती है तो वो ऊपर वाले में जमती है, और जब बर्फ यहाँ पे जमती है और यहाँ पे क्या लेता है, 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ कि ना? यस सर। चौथी, सबसे नीचे पानी है, सबसे नीचे कौन सा रहेगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा लगेगी, और सबसे डेंस पानी कौन से टेम्परेचर पे लेते हैं? तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। तो फिश यहाँ पे सर्वाइव करती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बाहर माइनस मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा रहता है, तो ये जो बर्फ की लेयर बनी रहती है, ये बर्फ की लेयर जो बनी रहती है, ये एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर, ये एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर, हाँ कि ना? यस सर। और जो बाहर टेम्परेचर उसका फर्क नहीं पड़ने देती अंदर के टेम्परेचर में, और जिसके कारण जो वो है बता देते हैं फिशेस है, वो वहाँ पे जी जाते हैं, फिशेस जो है वो वहाँ पे जी जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना?
यस सर, ठीक है। अब एक और चीज में आते हैं। अब आते हैं लिक्विड के एक्सपेंशन में। अब आते हैं लिक्विड के एक्सपेंशन में। मान लो मैंने एक ये वेसल लिया, मान लो मैंने एक ये वेसल लिया, हाँ कि ना? ये सर, ये मैंने एक वेसल लिया, हाँ कि ना? मैंने यहाँ तक पानी भर दिया, ठीक है, जैसे लीला, ठीक है, मैंने यहाँ पे पानी भर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो वाटर लेवल है, जब मैं इसे हीट करना चालू करूंगा, जब मैं इसे हीट करना चालू करूंगा, ठीक है, जय श्री राम, जय माता दी, ठीक है, ठीक है, तो समझना ये वाटर लेवल है। अब क्या होगा, जब ये वेसल है तो इसकी भी कुछ ताकत है, ये कंडक्टिंग वेसल है, थर्मल कंडक्टिव, इसमें ये थर्मल कंडक्टिंग है, मतलब ये हीट को कंडक्ट करेगा, मतलब ये खुद भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले क्या होगा, पानी गर्म होने से पहले, जब भी आप दूध गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं चाय बनाने के लिए, है ना? तो वैसे तो दूध की चाय बनाई जाती है, ठीक है, कई जन काली चाय पीते हैं, कई जन काली चाय में नींबू निचोड़ के पीते हैं, अलग ही टेस्ट लेते हैं। वैसे तो मुझे नींबू वाली चाय पसंद नहीं, ठीक है, काली चाय में नींबू निचोड़ के पसंद नहीं मुझे, लेमन टी उसे बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता स्वाद। तो क्या होता है कि जब हमेशा है ना, पहले वो गर्म होता है, वो गंजी या वो क्या कहते हैं, वो गंजी गर्म होती है जिसमें आप चाय बना लें, या दूध गर्म कर लें, या पानी गर्म कर लें, ठीक है। तो क्या होता है समझो, तो क्या होता है समझो, ये एक वैसे तो अल्लो तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज कर दे तो अल्लो तो एक्सपेंशन नहीं दिखता, पर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा है जिसमें एक्सपेंशन आपको दिख सकता है, तो ये वैसा कुछ एब्जॉर्ब करेगा, हीट, पहले ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, तो ये जो वाटर लेवल है ये इधर नीचे गिर जाएगी, ये जो वाटर लेवल है ये मान लो इधर आ गई, हाँ कि ना? ये सर, वाटर में अभी कोई चेंज नहीं आया, वाटर का वॉल्यूम उतना ही है, पर मान लो तो गिरता हुआ क्यों दिखा, क्योंकि क्योंकि तादेदे वेसल एक्सपेंड किया है, हाँ कि ना? ये सर। अब थोड़े समय बाद जब वेसल कंप्लीटली जितना उसे एक्सपेंड करने का कर लिया, फिर वो तादेते हैं वाटर को हीट कंडक्ट करने लगा, तो वाटर एक्सपेंड कर गई इस लेवल तक, हाँ कि ना? ये सर, इस लेवल तक वाटर एक्सपेंड कर गई, हाँ कि ना? ये सर। तो हम एक्सपेंशन माने किसे? तो आंसर है यहाँ पे दो तरीके से लिक्विड में आपको एक्सपेंशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दो तरीके से एक्सपेंशन आपको लिक्विड में मिल जाएंगे, इसीलिए दो कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड में आएंगे एक्सपेंशन के, दो कोफिशिएंट आएंगे लिक्विड में एक्सपेंशन के, हाँ कि ना? और वो दो एक्सपेंशन क्या है, आंसर है एक एक्चुअल एक्सपेंशन और एक है एपेलेंट एक्सपेंशन। एक्चुअल एक्सपेंशन क्या है? एक्चुअल एक्सपेंशन है यहाँ, ये पूरा जो एक्सपेंड हुआ ये एक्चुअल एक्सपेंशन है, जबकि हमें लगेगा कि यार जब हम लोग छोड़ के गए थे तो यहाँ था और हुआ कितना ये, हाँ कि ना? तो ये एपेलेंट एक्सपेंशन होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे दो कोफिशिएंट आएंगे, एक होगा एक्चुअल एक्सपेंशन का जिसे हम लोग बोलेंगे अल्फा वीएल। क्या अल्फा यूज करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे यूज करना चाहिए गामा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड कर ले लिक्विड का, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या नाम यूज होगा? गामा, हाँ कि ना? तो यहाँ पे एक आएगा गामा वीएल, हाँ कि ना? और एक आएगा गामा एपेलेंट। दो कोफिशिएंट आ गए, एक्चुअल एक्सपेंड जो हुआ और जो हमें दिखा, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब जब आप इसे देखेंगे, जब आप इसे देखेंगे तो ये जो दो कोफिशिएंट है, ये जो दो कोफिशिएंट है इसे कैसे रिलेट किया जाए? तो आंसर है जो एक्चुअल इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में, एक्चुअल जो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में, एक्चुअल जो इंक्रीज हुआ है लिक्विड के वॉल्यूम में, वो किसके बराबर है? आंसर है वो बराबर है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वेसल और एपेलेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हाँ कि ना? वो वेसल में कितना इंक्रीज आया, वेसल के वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया, हाँ कि ना? वेसल का वॉल्यूम कितना इंक्रीज आया, तो आंसर है इतना, और एपेलेंट कितना इंक्रीज आया, इतना लिक्विड में, हाँ कि ना? तो यही तुम लोग का रियल एक्सपेंशन हो गया, आंसर है यस। तो एपेलेंट एक्सपेंशन भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा, हाँ कि ना, ऑफ लिक्विड, हाँ कि ना? यस सर। तो जब आप इसे रिलेट करेंगे, जब आप इसे रिलेट करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि गामा एपेलेंट किसके बराबर होगा? वॉल्यूम एपेलेंट अपॉन डेल्टा टी, वॉल्यूम एपेलेंट अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वॉल्यूम एपेलेंट, टी कितना एपेलेंट चेंज दिख रहा है अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, हाँ कि ना? ये सर, वी इंटू डेल्टा टी। और गामा वीयर कितना दिखेगा, टी कितना एक्चुअल में चेंज आया है, कितना एक्चुअल में चेंज आया है, हाँ कि ना? यस सर, कितना एक्चुअल में चेंज आया है अपॉन अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू टी इंटू डेल्टा टी,
अब ये ओरिजिनल वॉल्यूम किसका है, तो आंसर है। वैसे अगर तो जो फ्लूइड लेते हैं उनका वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है, आंसर है उनके वेसल के थ्रू। हाँ कि ना। यहीं पे अगर मैं गामा ऑफ वेसल पूछूं तो वो किसके बराबर होगा, वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन वी इंटू डेल टी। हाँ कि ना, वी इंटू डेल टी। हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। यस सर, इतनी बात समझ में आती है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड करना है, तो आंसर है यहाँ पे ऐड कैसे होगा, यहाँ पे ऐड होगा कि गामा वी एल इज इक्वल टू गामा वेसल प्लस गामा एपेलेंट प्लस गामा एपेलेंट। हाँ कि ना। यस सर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक बात पता चलेगी। चेंज इन वीएल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन एपेलेंट वॉल्यूम, यानी एपेलेंट चेंज इन वॉल्यूम या वीएल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एपेलेंट चेंज इन वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। हाँ कि ना। ये तुल्यो तो इक्वेशन देखने को मिलेगी, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। तो यहाँ पे जो एपेलेंट चेंज आएगा, आया होगा, वो किसके बराबर रहेगा, वो बराबर रहेगा वी इंटू अल्फा, यानी वी इंटू अल्फा लिख रहा था, गामा एपेलेंट इंटू डेल टी। और यहाँ से अगर मैं गामा एपेलेंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे गामा एपेलेंट किसके बराबर होगा, तो गामा वेसल के बराबर होगा। हाँ कि ना। तो इस इक्वल टू वी इंटू गामा वी एल माइनस गामा वेसल इज इक्वल टू गामा वी एल माइनस गामा वेसल इंटू डेल टी। हाँ कि ना। ये तो लो, तो एपेलेंट चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब ये सुनना कि अगर गामा वीएल बना है गामा वेसल से, तो आपका डेल वी पॉजिटिव आएगा। आंसर है यस, आपका डेल वी पॉजिटिव आएगा। जो वॉल्यूम में चेंज आया एपेलेंट वो बता देते हैं आएगा, किसके बराबर आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, मतलब लिक्विडिटी लेवल इंक्रीज होगी। अब अगर गामा वीएल इज इक्वल टू गामा वेसल, तो आपका वॉल्यूम में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, पर कोई भी चेंज नहीं, यानी वॉल्यूम में जो चेंज है वो जीरो है। हाँ कि ना। वॉल्यूम में जो चेंज आया है दिख रहा है आपको, वो क्या दिख रहा है, वो जीरो दिख रहा है। तो आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा लेवल में। हाँ कि ना। ये सर, ये जो वॉल्यूम में आपको चेंज दिख रहा है ये जीरो होगा। हाँ कि ना। ये सर। दूसरी बात, अगर गामा वीएल छोटा है गामा वेसल से, तो जो आपको एपेलेंट वो दिख रहा है चेंज इन वॉल्यूम, वो आपको कम दिखेगा। मतलब कि पहले आपको जब आप जीरो में छोड़ते गए थे तो वो इतना दिख रहा था, पर अब वो इतना दिखेगा। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में तुल्यते लिख दी है, तो एक्सपेंशन इन लिक्विड भी मैंने कर लिया है। तो यही इसका आखिरी टॉपिक होता है इस चैप्टर का। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है, एंड होता है, ये यहीं पे खत्म होता है। हाँ कि ना। यस सर। यहीं पे इसकी समाप्ति होती है। तो एंड ऑफ वन चार्ट, वन शॉट। ठीक है, यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। तो जयराम जी थी, बस अब इसके क्वेश्चन लगाते रहना। ठीक है। ठीक है।